लास्ट क्लास में हमने किया था इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद आ रहा है मनन? यस सर। प्रिंसिपल, सुपर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या यार, there are two waves. One wave is y1, its amplitude is a, angular frequency is omega. So equation is y1 is equal to a sine omega t. Second wave is y2, which is b sine omega t plus phi. So there are two waves, and these two waves are interfering or they are superimposing. ठीक है? Remember that intensity of light is represented by I, and it is directly proportional to square of amplitude. Intensity of light is always proportional to the square of amplitude. ठीक है? That is, सर हाँ, हमारा 25 जुलाई को यूटी है। क्या आ रहा है उसमें? फर्स्ट 3 चैप्टर्स। वो तो हो चुका है हमारा। यस सर। अगर तुम्हें फर्स्ट 3 चैप्टर का उसके पहले टेस्ट देना है, यूनिट टेस्ट कंबाइन, तो दे सकता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? ओके सर। इनफैक्ट सभी लोग कर लेंगे उसको, बिकॉज सभी का फर्स्ट 3 चैप्टर सभी का आ रहे हैं। आई डू इट फॉर एवरीवन। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो there'll be one question of 3 marks that derive the formula for intensity and amplitude of the resulting wave when two waves interfere. ठीक है? इसको तुम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। derive derive the formula for amplitude and derive the formula for amplitude and intensity of two interfering waves whose equations are whose equations are y1 is equal to a sine omega t, whose equations are y1 is equal to a sine omega t and y2 is equal to b sine omega t plus phi. y2 is equal to b sine omega t plus phi. ठीक है? तो दो waves हैं, they are interfering, and we need to find the amplitude of the resulting wave. The phase difference is phi. आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन आ गया इसका अब। ठीक है? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहे हैं अब। 3 marks. सो दिस इज वर्थ 3 mark। और अगर इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा कम क्लब करके तो 5 mark का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, the displacement of the displacement y of the resulting wave is given by the vector sum
ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में लिखा था, जितनी भी वेव्स उस पॉइंट पे मीट कर रही हैं या सुपर इम्पोज कर रही हैं, उन सबका जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, the displacement of the resulting wave is given by the vector sum of the individual displacement of the waves. That is, y क्या होगा? y हो जाएगा y1 प्लस y2। पहली वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, सेकंड वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 है, दोनों का वेक्टर सम कर दिया। सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y2 कितना है? b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगस्त से तुम्हें तो आज टेस्ट भी देना था। टेस्ट देना था आज सर। और क्या? सो कैन आई करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं दिया ना तुमने, फ्राइडे को दिया तो फिर फ्राइडे को दे दूंगा सर मैं। ठीक है। या अब बिकॉज फिर संडे सैटरडे इज द लास्ट डे फॉर राइटिंग द टेस्ट। अनन्या, भव्या, मनन, इसको ओपन कर लो। wait, so Friday like before the class, because after the class I have another class and before I have school, तो मैं सैटरडे को सेंटर में आकर दे सकता हूँ। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। सर सैटरडे को हमारा एक और टेस्ट है वहां पर। वो तुम्हारा अब चलता रहेगा, तुमने मेरे को बोला था कि मैं नेक्स्ट वीक दूंगी, ठीक है। तो संडे को दे सकते हैं ना। हाँ, सैटरडे संडे दोनों में किसी दिन दे दो, उसके आगे मत बढ़ाना। अन्य तुम सारे टेस्ट हमेशा बहुत लेट देती हो, एक एक महीने बाद देती हो तुम। संडे को दे देना, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर ओके। दिया यूजिंग आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी, ठीक है। चाहो तो लिख लो। Using identity sign of a plus b, we open it sin a cos b plus cos a sin b. So we have basically opened the second term using the identity sign of a plus b. Sin of a plus b, sin a cos b cos a sin b. अब जरा देखो, इसमें दो टर्म साइन ओमेगा टी की है, ये वाली और ये वाली। इसको कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी कॉस फाइव। और जो जो चीज होती जा रही है उसको अब याद करते जाओ तुम लोग। अगस्त, मेरे ख्याल से मिड अगस्त में तुम्हारा एग्जाम होगा ना सबका, मिड अगस्त या एंड ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। पहली बुक तो सब लोगों की आ ही रही होगी डेफिनेटली। तब तक तो हम और भी आगे बढ़ जाएंगे, सारा हो जाएगा ये। साइन ओमेगा डी कॉमन ले लिया, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगा? बी साइन फाई, इसको ब्रैकेट में लिखो, कॉस ओमेगा टी। सी, जो मैंने किया है, ब्रैकेट ओपन करके साइन ओमेगा टी वाली टर्म को कॉमन ले लिया। आइडिया ये है कि हम y को किसी सिंगल साइन फंक्शन में लिखना चाह रहे हैं। You would like to write this as a single function of phi, और मतलब साइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट a प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा ले लेते हैं, a कॉस अल्फा, और b साइन फाई को हम ले लेते हैं a साइन अल्फा। ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज इफ आई टेक ए राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल अल्फा होगा और उसका हाइपोटेन्यूज a है, तो यू ऑल नो द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज ऑलवेज a cos अल्फा, जो मैंने ले लिया है a प्लस बी cos phi, and this is a sin alpha which is b sin phi.
we let a plus b cos phi is equal to a cos alpha and b sin phi equal to a sin alpha. And you can relate with this right triangle. किसी राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल अल्फा है, हाइपोटेन्यूज ए है, बेस होता है ए कॉस अल्फा, तो ए कॉस अल्फा ये आ गया. परपेंडिकुलर होता है हमेशा ए साइन अल्फा विच इज बी साइन फाई. So let's replace this over here. Y is equal to, this is a cos alpha, this is a sin alpha. इसमें से a कॉमन ले लो and this is same identity. This identity is a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. मतलब जो रिजल्टिंग वेव आ रही है वो भी एक साइन वेव आ रही है. द रिजल्टिंग वेव फॉर्म इज ऑल्सो अ साइन वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल ए, और फेज कितना है, अल्फा. द रिजल्टिंग वेव हैज एम्पलीट्यूड कैपिटल ए. मतलब जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हुई तो उनका जो रिजल्टिंग वेव वाई आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड ए है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, एंड अल्फा इज अ फेज, इनिशियल फेज. tan अल्फा तुम यहां से निकाल सकते हो इफ यू वांट इस ट्रायंगल से. एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड ए यूजिंग पाइथागोरस. एक बार इसको पूरा गो थ्रू कर लो फिर इसका ए और tan अल्फा का फॉर्मूला लिखते हैं. ए इज कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड द रिजल्टिंग वेव. तो यूजिंग दिस राइट ट्रायंगल tan अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. ये तो हो जाएगा रिजल्टिंग वेव का इनिशियल फेज. इनिशियल फेज, ये पूरा एंगल कहलाता है फेज, ओमेगा टी प्लस अल्फा. टी को जीरो डालोगे तो हो जाएगा इनिशियल फेज. इनिशियल फेज इज अल्फा. Initial phase of the wave is b sin phi over a plus b cos phi. What is phi? Phi is the phase difference between the two waves. जो initial waves हमने ली थी इन दोनों के बीच का phase difference phi था. Go through करो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो. Anything till here? ठीक है. अब ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज कर लेते हैं. तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर. वो क्या था, बी साइन फाई था ना. So using Pythagoras, we get the formula for the amplitude of the resulting wave. A is amplitude of the resulting wave. इसको ओपन करो. ये 1 हो जाएगा. सो रिजल्टिंग वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमें मिल चुका है.
This is the formula for the resulting wave. Here, A and B are amplitude of individual waves. Phi is the phase difference between the two waves. तो हमें अगर phi पता है, A और B पता है, तो हम रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं. दूसरी बात मैंने कहा था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और वी कैन से इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं के इसके साथ, तो विल बी के स्क्वायर के बी स्क्वायर टू एक के इसके साथ ले लेते हैं ना, या इसको रूट के अंदर भी ले सकता हूँ ना मैं. टू अंडर रूट के ए के बी. के को मैंने रूट बी के बी लिख दिया, रूट के इंटू रूट के cos phi. So this would be the intensity of the resulting wave, the intensity of the first wave, intensity of the second wave. This would be under root I1 I2 cos phi. So this is the formula for intensity. अगर दो waves interfere कर रही हैं जिनकी individual intensities are I1 I2, then the resulting wave would have intensity like this. So here the derivation ends. देखो, यूजिंग दिस फॉर्मूला, I1 है के ए स्क्वायर, तो रूट I1 क्या हो जाएगा, रूट के ए. सिमिलरली I2 इज के बी स्क्वायर, सो रूट I2 वुड बी रूट के बी. ये यूज किया है. एंड से लेके बिगिनिंग से लेके एंड तक एक बार इसको दोबारा से गो थ्रू कर लो. अनन्या, समझ में आ गया सारा? यस सर. याद हो गया अभी ये? सर हाँ, थोड़ा बहुत. मनन? हाँ सर, आगे समझ। राइट, आगे बढ़ते हैं. मैंने बताया था कि वेव में हम दो चीजें कंसिडर करते हैं जनरली, जो कि इंटरचेंजेबल होती हैं. ये एक पूरा कंप्लीट वेव है यहां से लेके यहां तक, लैम्डा. इसी चीज को हम एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है. तो व्हेन यू राइट इन टर्म्स ऑफ एंगल, इट इज कॉल्ड फेज. इसको मैं 2 पाई लिख सकता हूँ यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस कहलाता है, पाथ डिफरेंस कहलाता है. तो आई कैन से लैम्डा ऑफ पाथ डिफरेंस और पाथ इक्वल्स टू 2 पाई ऑफ फेज डिफरेंस. दे आर इंटरचेंजेबल. फेज डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस में लिख सकते हैं, और पाथ डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस में लिख सकते हैं. तो लैम्डा पाथ डिफरेंस 2 पाई ऑफ फेज डिफरेंस के इक्विवेलेंट है. तो 1
यूनिट ऑफ पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? यूनिट पाथ डिफरेंस विल बी इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, यूनिटरी मेथड। और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस अगर है तो वो कितने फेज डिफरेंस के बराबर होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ऑफ फेज डिफरेंस। सपोज डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस के इक्वल फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है। दैट मीन्स आई कैन से दैट 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। तो ये बेसिक फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करने का। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाई बाय 2 पाई। इस फॉर्मूले को यूज करके हम पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। मान लो मुझे पाथ डिफरेंस दे रखा है लैम्डा बाई 2, तो कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा बताना? डेल्टा एक्स की जगह तुम लैम्डा बाई 2 डाल दो। यू रिप्लेस डेल्टा एक्स बाय लैम्डा बाई 2, है ना? बिकॉज डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। तो डेल्टा एक्स को मैं लैम्डा बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बाय लैम्डा। डेल्टा फाई मुझे निकालना है, 2 पाई, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई। तो कहने का मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 इज इक्विवेलेंट टू पाई फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ पाई। अगर फेज डिफरेंस दे रखा है तो हम उसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो फेज डिफरेंस तुम्हें दे रखा है 2 पाई बाय 3। कैन यू कन्वर्ट इनटू पाथ डिफरेंस? करना जरा। If delta phi is 2 pi by 3, let me know what is the corresponding path difference. फॉर्मूला तुम्हारे पास है। कितना आ गया ये? लैम्डा बाई 3। तो अगर फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3 होगा तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा पाई बाय 3, लैम्डा बाई 3। पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्डा के टर्म में होगा। फेज डिफरेंस एंगल होगा बेसिकली। डिग्री भी हो सकता है, रेडियन भी हो सकता है, व्हाटएवर। So we have seen that two types of interference takes place. One is constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं। जो रिजल्टिंग वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अंडर व्हाट कंडीशन एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स विल बी एडेड अप? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए
या 2 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए, और इन जनरल इट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब भी फेज डिफरेंस होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, देन विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, देख भी लो, समझ सकते हो। सपोज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, और y2 इज इक्वल टू है b साइन ओमेगा टी। दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, तो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो एम्पलीट्यूड a प्लस बी आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इफ आई ऐड दीज टू वेव्स, y is equal to y1 plus y2, the resulting wave would have their amplitudes added up। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। अगर मैं ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी प्लस 2 पाई लिखूंगा तब भी ये आंसर आएगा, बिकॉज साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई इज साइन ओमेगा टी ओनली, तब भी ये आएगा। 2 ओमेगा टी प्लस 4 पाई लिखेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो this is the condition for constructive interference. Whenever two waves have phase difference even multiple of pi or integral multiple of 2 पाई, तुम बोल सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कोरिस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस में मालूम है, 0 अगर है फाई तो डेल्टा एक्स भी 0 आएगा। अगर डेल्टा फाई 2 पाई है तो डेल्टा एक्स लैम्डा आ जाएगा। डेल्टा फाई 4 पाई है तो डेल्टा एक्स 2 लैम्डा आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी एन लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और इन जनरल यू कैन से 0 होना चाहिए पाथ डिफरेंस, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Two waves will interfere constructively if the phase difference between them is 2n pi or path difference is n lambda। Yes, Manan? तो मैं बस वही पूछ रहा था सर, है क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स जो है ना, एक इस तरह से इंटरफियर करती हैं कि उनके एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। ऐसे देखो, ये एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, दूसरी वेव ये है। तो जब दोनों एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करेंगी तो जो रिजल्टिंग वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मतलब द रिजल्टिंग वेव वुड बी हैविंग एम्पलीट्यूड विच इज ए प्लस बी। अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में उल्टा होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सपोज पहली वेव तो तुम्हारी यही है, ये ए है, ये माइनस है, लेकिन दूसरी वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज माइनस बी, दिस इज बी। तो जब ऐड करोगे इन दोनों को तो ए माइनस बी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। In destructive interference, waves will superimpose in such a way that their amplitudes are subtracted. In destructive interference, waves superimpose in such a way that their amplitudes are subtracted. So, Hmm. so the noise cancelling headphones होते हैं, then they are based on this principle only, destructive interference. Yes, something like that. But उनको if फिल्टर कर लेते हैं। इनफैक्ट जो कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है ना, उनको फिल्टर आउट कर देते हैं, वो एंटर ही नहीं कर पाती।
बट अच्छा ओके, एंड जब जो दो वेव्स होती है जब वो लाइक डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, हम्म। एंड लाइक देयर मस्ट बी पॉइंट वेयर दे कैंसिल आउट ईच अदर, यस यस, अगर अगर उन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो दे विल कैंसिल आउट ऑल्सो। तो फिर वो एनर्जी जाती कहाँ पर है आफ्टर कैंसिलिंग आउट? हीटिंग लॉस, हीट वेव्स, हीट वेव्स के अंदर। सारा हीट ठीक। में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज वी कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कांट क्रिएट एनर्जी, हम्म। so that goes the heat in the atmosphere. Destructive interference में क्या होगा? फेज डिफरेंस, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक वेव है y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो मैंने फेज डिफरेंस पाई ले लिया, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सेकेंड वेव ये बन गई, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो रिजल्टिंग वेव क्या आएगी? ए माइनस बी साइन ओमेगा टी। इस पाई की जगह 3 पाई लोगे तब भी ये आंसर आएगा, 5 पाई लोगे तब भी ये आंसर आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और इन जनरल यू कैन से 2n-1 पाई, और 2n+1 पाई भी लिख सकते हो। फिर मेरे को n को 0 से शुरू करना पड़ेगा, और पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा, है ना? 2 पाई is equivalent to lambda, so pi will be equivalent to, so it will be 2n+1 lambda by 2। अगर तुम 2n-1 लिखो तो n को 1 से शुरू शुरू कर सकते हो। तो पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, and so on. This is the condition for destructive interference. ये MCQ भी आ सकते हैं 1-1 मार्कर्स, ये हमें पता होना चाहिए। So this principle of superposition of waves holds true for light also, any kind of wave. So this will hold for light also and other waves also, sound waves, water waves, waves in a string, सब में hold करता है ये। तो ये कंडीशन अब याद रहेगी ना? अब हम एक प्रैक्टिकल बात करते हैं कि हमने तो ये तो पढ़ लिया कि भाई दो लाइट वेव्स, अगर दो वेव्स इंटरफियर करेंगे तो कुछ पॉइंट्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कुछ पे कंस्ट्रक्टिव होगा। जहाँ कंस्ट्रक्टिव हो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ठीक है? अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? इन अ रूम यू स्विच ऑन वन लाइट, ठीक है, रूम लाइट हो गया, यू स्विच ऑन अनदर लाइट, तो अब दो लाइट आ गई, दोनों ने इंटरफियर किया, तो क्या कैन यू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न? सपोज वी हैव वन सोर्स ऑफ लाइट S1, अनदर सोर्स ऑफ लाइट S2। ये सपोज वॉल है, किसी पॉइंट पे एक वेव यहाँ से चल के आ रही है, दूसरी वेव यहाँ से आ रही है, हो सकता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मोर लाइट मान लिया। दिस कुड बी सम अदर पॉइंट वेयर द टू वेव्स वुड इंटरफियर डिस्ट्रक्टिवली, वहां पे नो लाइट होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए। तो ऐसा कभी होता है कि रूम में हमने एक लाइट ऑन किया, लाइट आ गई, दूसरा किया तो कम, कहीं कम लाइट है कहीं ज्यादा है, ऐसा तो नहीं होता। तो नॉर्मल सिचुएशन में लाइट का इंटरफेरेंस वी कांट ऑब्जर्व, मोर द लाइट, मोर द सोर्स ऑफ लाइट, मोर द लाइट, है ना? तो वी कांट सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन डे टू डे लाइफ। उसका रीजन ये है, वी हैव टू हैव कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट टू व्यू द इंटरफेरेंस पैटर्न, coherent source of light. So this is a condition which has to be satisfied, otherwise we won't be able to view interference of light. तो ये आएगा 2 मार्क का क्वेश्चन।
Write condition for coherent sources. What makes two sources of light as coherent? So the first condition for coherent source of light is that the two sources of light must produce light of same frequency. Two sources of light must produce light of same frequency or same wavelength. Same frequency or same wavelength. तो इस कंडीशन को तुम कैसे सेटिस्फाई करोगे? नॉर्मल जो वाइट लाइट होती है वो वाइट लाइट होती है, किसी भी बल्ब में इट इज वाइट लाइट. वाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स. 7 कलर्स मतलब 7 वेवलेंथ्स. ठीक है. सो मान लिया दो टू नॉर्मल सोर्सेज ऑफ लाइट कांट बी कोहेरेंट बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन थी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ. तो ऐसा करते हैं इस बार, वाइट सोर्सेज ऑफ लाइट की जगह हम ले लेते हैं सोडियम लैंप ले लेते हैं. सोडियम लैंप लेने से क्या होगा? ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. तुमने नोटिस किया होगा कई व्हीकल्स में सोडियम लैंप लगा होता है, येलो लाइट होती है सोडियम. ठीक है. तो सेम वेवलेंथ होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी. अगेन वी सी दैट स्टिल वी कांट सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अगर दो सोडियम लैंप्स को हम स्विच ऑन करें साइमल्टेनियसली, रूम में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, हर जगह यूनिफॉर्मली इंटेंसिटी ज्यादा होगी. मतलब अभी भी इंटरफेरेंस नहीं हो पा रहा है. मतलब दिस शुड बी सम एक्स्ट्रा कंडीशन which is required for the two sources to be coherent. वो क्या है? Second condition is the most important condition. लिखो. The two sources to be coherent, the for the two sources to be coherent, phase difference between them phase difference between them should be either zero. Phase difference between them should be either zero or should remain constant. Should remain constant over a period of time. Should remain constant over a period of time. This is the most important condition. होता है क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा. लाइट प्रोड्यूस होती कैसे है? must have done chemistry also. In atom we have nucleus and orbitals. जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, इट जम्प्स टू हायर ऑर्बिट, राइट? बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा होगा. jumps to higher orbit when it gains some kind of energy. And जब वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी रिलीज करेगा. So this energy will decide in what color of light you'll be able to see. तुमने देखा ना लेजर में पूरी की पूरी लाइट रेड होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, ब्लू होती है, बिकॉज सारी फ्रीक्वेंसी सेम होती है. So since jumping of electron from excited state to lower state is a totally spontaneous process which cannot be controlled in two separate sources of light. अगर इस बल्ब में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जा रहा है, सेकेंड बल्ब में वो इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड में जा रहा है, दैट फिनोमेना इज टोटली स्पॉन्टेनियस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस. तो जो फेज डिफरेंस होगा इन दोनों वेव्स में वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहेगा, ना जीरो होगा. इसीलिए टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट. अगेन अ सेपरेट 2 मार्क क्वेश्चन.
एक्सप्लेन वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लिख ली। सेकेंड कंडीशन थी द फेज डिफरेंस शुड बी जीरो और शुड रिमेन कांस्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक और कंडीशन है, फिर इस पे भी आएंगे वापस। अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्टिंक्टली व्यू करना है, बिकॉज जहां पे दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ब्लैक नजर आएगा। जहाँ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगे बहुत लाइट नजर आएगी। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। इफ ए इज इक्वल टू बी, तो ए माइनस बी जीरो हो जाएगा ना, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव में। ए इक्वल टू बी होगा, इंटेंसिटी टू ए, एम्पलीट्यूड टू ए हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर एम्पलीट्यूड सेम हुआ, थर्ड कंडीशन मेडेंट्री नहीं है, लेकिन सेकंड थर्ड कंडीशन जरूरी है। अगर तुम्हें शार्प कंट्रास्ट देखना है बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बैंड्स, तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो ये है, एम्पलीट्यूड मस्ट बी द सेम। दो सोर्सेज जो हैं उनके एम्पलीट्यूड अगर सेम होंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी वेरी शार्प एंड डिस्टिंक्ट। तो पहली दो कंडीशन तो बहुत जरूरी है। अगर थर्ड कंडीशन में सेटिस्फाइड होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें बहुत अच्छा नजर आएगा। सो दिल बी 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस। और जो सोर्सेज ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई, दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे करेंगे, उनको बोला जाएगा इनकोहेरेंट सोर्सेस। Sources of light which do not satisfy the above conditions are called incoherent sources. So, in order to view interference of light, we have to have coherent sources. और जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था इंटेंसिटी का, वो सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ही होल्ड करता है, ये वाला। So what was the second point? Second point was that the phase difference between the two sources of light must be zero or it should remain constant over a period of time. ठीक है सर, थैंक यू। और इनकोहेरेंट सोर्सेज में क्या फॉर्मूला होगा? इनकोहेरेंट सोर्सेज में इंटेंसिटी सिंपली एड अप। अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट होंगे तो उसके केस में इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाएंगी। आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। जबकि कोहेरेंट सोर्सेज में ये फॉर्मूला होल्ड करेगा, इनकोहेरेंट सोर्सेज में ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो रूम्स में हम लाइट को ऑन करते हैं इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका रीजन ये होता है बिकॉज वो सोर्सेज इनकोहेरेंट होते हैं, उनकी इंटेंसिटीज ऐड होती जाती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाओगे, कहाँ से लाओगे? दो अलग अलग सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। तो उसका एक तरीका हमारे पास है। वो क्या होता है? यू टेक सम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट ले लो। मोनो मीन्स वन, क्रोम इन कलर, मोनोक्रोमैटिक, वन कलर लाइट, वन फ्रीक्वेंसी, वन वेवलेंथ। उसके आगे एक रेक्टेंगुलर स्लिट लगा दो। एक कार्डबोर्ड ले लो, उसमें एक छोटा सा रेक्टेंगुलर होल कर दो। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये रेक्टेंगुलर स्लिट है, इसका फ्रंट व्यू है, इसका ये साइड व्यू है। अब अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल यहाँ से लाइट चलेगी और इस पॉइंट पे सारी की सारी वेव्स, हर पॉइंट फर्दर वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा। फिर ऐसी एक और स्लिट रखो, कार्डबोर्ड रखो जिसमें दो स्लिट्स हैं इस तरह से, उसको इनके आगे रख दो। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। ये S था, ये S1 था, ये S2। इसका डायमेंशन बहुत कम है, 1/10 मिलीमीटर। तो अब क्या होगा, यहां से लाइट वेव चलेगी,
यहां से भी लाइट वेव चलेगी। ये सपोज स्क्रीन है यहाँ पे, तो ये S1 S2 विल बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब सेम सोर्स से हमने लाइट को प्रोड्यूस किया। तो जब तुम सेम सोर्स से लाइट प्रोड्यूस करोगे तो डेफिनेटली वो कोहेरेंट होंगे। तो इस तरह से we can see the interference pattern on the screen. This was done by Young's, साइंटिस्ट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज में ये करना पड़ेगा फॉर्मूला, कोहेरेंट में वो लाना। अब एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था 2 मार्क का आएगा कि शो एक्सप्लेन व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। लिखो एक्सप्लेन, explain why two independent sources two independent sources of light can never be coherent. Explain why two independent sources of light can never be coherent. इसका आंसर लिखो अब। when when electrons gains when electrons gain energy, when electrons gain energy, they are excited to higher orbitals, they are excited to, or they jump to higher orbitals or orbits. But when these excited electrons jump to the lower orbits, energy is released in the form of visible light, in a source of light, this phenomena is completely spontaneous. And cannot be controlled That is why two sources of light can never be coherent. Two sources of light can never be coherent. तो कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस करने का हमारे पास यही तरीका है कि सेम सोर्स ऑफ लाइट से हम दो अलग अलग सोर्स बना दें ताकि वो कोहेरेंट हो जाए। सर ये कितने मार्क्स का है क्वेश्चन? 2 मार्क्स। ओके। एक और तरीका होता है YDAC में तुमने किया ही कि भाई सिंगल स्लिट को डबल स्लिट कर दिया, फिर दो अलग अलग सोर्सेज हो गए, कोहेरेंट हो गए। एक और होता है लॉयड्स मिरर, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब लॉयड्स मिरर से भी हम दो कोहेरेंट सोर्सेज बना देते हैं। उसमें क्या करते हैं, वी टेक वन सिंगल सोर्स मोनोक्रोमैटिक, यहाँ पे स्क्रीन है, एक लाइट तो सीधी जाएगी स्क्रीन पे, दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद स्क्रीन पे जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट और ये लाइट कोहेरेंट हो जाएंगी, बिकॉज देखा जाए तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी सेम सोर्स से तो आ रही है।
तो वन लाइट वेव जो कि स्ट्रेट अवे स्क्रीन पे जा रही है, दूसरी लाइट वेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर इंटरफेयर हो रही है, दीज टू विल बी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। लॉयड्स मिरर भी एक तरीका है। एक होता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, वो भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं रहा। इसको यूज करके भी हम एक ही सोर्स को हम दो सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज में। दो प्रिज्म है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट ले लो, एक यहाँ से जाएगी लाइट, एक यहाँ से जाएगी, दे विल इंटरफियर एंड दे विल बी कोहेरेंट। सिर्फ चाहो तो नाम याद कर लो, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लॉयड्स मिरर। हो सकता है वाइवा में टीचर पूछ ले। एक बार इसको गो थ्रू कर लो, फिर इसके न्यूमेरिकल करते हैं। असाइनमेंट है सभी के पास अभी? क्यों, क्या बात की, रे एंड वेव ऑप्टिक्स का सेम असाइनमेंट है? नहीं है? नहीं वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स सेम, एक ही असाइनमेंट है, ठीक है। सर, हमको मिली ही नहीं थी। क्या बात कर रही हो? सर, नहीं मिली थी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ये 2025 में आया सीबीएसई में। 2025 सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, लिखो। टू कोहेरेंट सोर्सेज of intensity I naught each, of intensity I naught each, interfere and produce interference pattern on the screen. So What what is question is this? this? Is CBSE 2025. Okay. Two coherent sources, each of intensity I naught, interfere and form interference pattern on the screen. First part of the question is, what is the intensity of the resulting? What is the intensity of resulting pattern if these two interfere constructively? What is the intensity of the resulting interference pattern if these two interfere constructively? You can use this formula. I1 भी I नॉट है, I2 भी I नॉट है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? फाई शुड बी जीरो। फाई को जीरो डाल दो, 2n पाई डाल दो, एक ही बात है। According to the question, I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट दे रखा है हमें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई जीरो होना चाहिए। हम 2n पाई भी डाल सकते हैं, आंसर वही आएगा। कॉस जीरो भी वन होता है, कॉस 2n पाई भी वन होता है।
क्या आ रहा है? हो गया। आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट टू अंडर रूट आई नॉट कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? टू आई नॉट प्लस टू आई नॉट, आई इज इक्वल टू फोर आई नॉट आ गया। आई इज इक्वल टू फोर आई नॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो स्लिट्स हैं जिनकी विड्थ सेम है, मान लो, इससे भी जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इससे भी जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। तो इनफैक्ट स्क्रीन के ऊपर सेंटर में जो वेव्स इंटरफियर होके जाती हैं, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, ठीक है? तो दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो होता है। तो सेंटर जो पे जो फ्रिंज बनती है ना, हमेशा वो कंस्ट्रक्टिव होने के बाद बनती है और ये ब्राइट होती है हमेशा। सेंट्रल बैंड और सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं ब्राइट बैंड और फ्रिंज ऑल्सो। इनफैक्ट स्क्रीन पे तुम्हें, अगर तुम स्क्रीन यहाँ से देखो, तुम्हें इस तरह से पैटर्न नजर आता है। सेंट्रल फ्रिंज वाइट होगी, फिर दोनों साइड में डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, फिर वाइट बनती है, फिर डार्क बनती है। इस तरह से ऑल्टरनेट पैटर्न नजर आता है पूरी स्क्रीन पे। तो सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती है बिकॉज, इसको सीबीएफ भी बोलते हैं, बिकॉज की इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का फोर टाइम्स हो जाता है। सेम क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, दैट शो दैट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैज फोर टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ लाइट। कैसे आएगा क्वेश्चन? शो दैट इंटेंसिटी ऑफ central bright fringe is four times that of individual fringe, individual source of light. इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, इसकी भी आई नॉट है। वो टू आई नॉट नहीं हुई। अगर ये सपोज कोहेरेंट नहीं होते सोर्सेज, इनकोहेरेंट होते, तो हर जगह पे कितनी लाइट होती? टू आई नॉट। इनकोहेरेंट सोर्स में बताया था ना क्या होता है। इनकोहेरेंट में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इनकोहेरेंट में आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू होता है। इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाती है। लेकिन सिंस ये कोहेरेंट था, इंटेंसिटी डबल नहीं हुई, फोर टाइम्स हो गई। लेकिन जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे कितनी इंटेंसिटी होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या करेंगे? फाइव को कितना लोगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम फाइव को ले लेंगे पाई। जरा पाई डाल के देखो क्या आंसर आता है। इसी फॉर्मूले में जीरो की जगह पाई डालो। कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई होता है माइनस वन। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी उस केस में? यस। तो जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे कितनी इंटेंसिटी होगी? जीरो। इसीलिए जो पैटर्न होगा बहुत शार्प होगा। ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो मतलब क्या हो रहा है, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इंटेंसिटी फोर टाइम्स ईच हो गई, और जहां डिस्ट्रक्टिव हो रहा है पूरी जीरो हो गई। एक्चुअल क्वेश्चन सीबीएसई में वो आया था, वो ये था, एमसीक्यू आया हुआ था ये। एंड द क्वेश्चन वाज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज, सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। उसके चार ऑप्शंस थे। क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। इसके चार पार्ट ऑप्शन है। टेल मी द आंसर। दो सोर्सेज हैं, आई नॉट
ईच इंटेंसिटी आई नॉट, वो इंटरफियर कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज है, इंटरफियर कर रहे हैं। कुछ जगह पे लाइट 4 I0 हो गई, कुछ जगह पे लाइट 0 हो गई। उसने पूछा है व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। ऑप्शन में तुम्हें दे दिए हैं, सोचो और आंसर करो। व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? अगर कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होते, इनकोहेरेंट सोर्सेस होते तो क्या होता? इंटेंसिव लाइट हो जाती 2 I0, है ना? अभी क्या हो रहा है, कुछ जगह पे इंटेंसिटी 4 I0 है, कुछ जगह पे इंटेंसिटी 0 है। 0 और 4 I0 का एवरेज कितना हो गया? आंसर इसका 2 I0 है। द आंसर वुड बी 2 I0। सी आंसर इसका। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में या इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ऑबेट, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑबे होता है, ठीक है? एनर्जी जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जहां पे डिस्ट्रक्टिव है वहां से एनर्जी हट के कहाँ चली गई? जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लिख लो, ये भी 1 मार्कर आता है ये, नोट करके लिखो। इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट there is in interference of light there is redistribution, there is redistribution of energy, there is redistribution of energy, but principle of conservation of energy is obeyed, but the principle of conservation of energy is obeyed। एक और क्वेश्चन सर, आया तो हाँ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है मुझे, बोलो। ओम्स लॉ वाले से, कि बोल। अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हो कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ और करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ, तो एक्स और वाई एक्सिस कैसे वो करेंगे? देखो ऐसा है कि एसएच को इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, पर जनरली क्या होता है कि हम वी ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आई ले लेते हैं। इन सम क्वेश्चंस you'll see that it is taken other way around also। क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल है उसमें हमारी लैब मैनुअल में जो लिखा हुआ है वो आई वी ग्राफ लिखा है, और हम्म। क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ है। उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बट उसकी स्लोप तो कंडक्टेंस आएगी ना, रेजिस्टेंस थोड़ी ना वो आएगी। तो जरूरी थोड़ी है वो उसी फॉर्म में होगा वो। अगर ये वी आई है तो तुम्हारा स्लोप आएगा रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस आएगा। अगर आई वी ग्राफ आएगा तो कंडक्टेंस आएगा। तो अगर तुमने आई वी ग्राफ बनाया तो यू वोंट राइट कि स्लोप इज रेसिस्टेंस, फिर तुम लिखोगे स्लोप इज कंडक्टेंस। तो डिपेंड करता है तुमने ग्राफ किस फॉर्म में बनाया। अगर वी आई ग्राफ बनाया, वी वाई एक्सिस पे लिया है तो स्लोप हो जाएगा। इट्स बेटर टू टेक वी ऑन द वाई एक्सिस ताकि स्लोप तुम्हारा रेसिस्टेंस बन जाए, ठीक है। ठीक है? 2025 में एक और क्वेश्चन आया था, लिखो। फाइंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, फाइंड द इंटेंसिटी at a point on the screen if two waves each having intensity I naught
have path difference. First part lambda by 3. Second part path difference lambda by 2. Find intensity at a point if two interfering waves of intensity I naught each have a path difference lambda by 3, second part lambda by 2. तो ये फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ डिफरेंस ये है कि तुम्हें पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले लैम्डा को पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो, फिर फॉर्मूले में डाल दो, कर लो सॉल्व। Convert path difference into phase difference and solve. Change path difference into phase difference and use the formula. आ गया, दोनों पार्ट हो गए। लैम्डा बाय 3 को हमने फेज डिफरेंस में कन्वर्ट किया, कितना आ रहा है? टू पाई बाय 3, बिकॉज फॉर्मूला था ना तुम्हारा वो, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इक्वल टू डेल्टा 5/2 पाई। डेल्टा एक्स को लैम्डा बाय 3 डाल दिया तो 2 पाई बाय 3 आ गया, 120 डिग्री। इट इज लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 डालोगे तो क्या, पाई 180। तो फर्स्ट पार्ट में इंटेंसिटी वुड बी I0 2 I0 cos 120 कितना होता है, -हाफ। सो 2I0 -1/2, आंसर इज I0।
फर्स्ट पार्ट का आंसर है आई नॉट, द इंटेंसिटी इज आई नॉट। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा? यस, सेकेंड पार्ट में तो वैसे ही पता लग रहा है ना? पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा था ना, लैम्डा बाय 2। तो डायरेक्टली आ ही जाएगा, आई नॉट, आई नॉट, 2 I0 cos 180 विच इज -1। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन था। आईएससी बोर्ड का एक क्वेश्चन आया था, हमने वो वाला फॉर्मूला भी किया नहीं है, वो कर लेंगे। वो भी 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था वो भी। ये हाँ, ये 2 मार्क का, ये वाला 2 मार्क का था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 33 वैसे तुम्हारा असाइनमेंट का ही है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज on the screen, on the screen if two interfering waves, if two interfering waves have path difference, path difference 0 and lambda by 4। तो दो वेव्स हैं, एक बार उनका पाथ डिफरेंस 0 है, एक बार लैम्डा बाय 4 है। उनकी इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल के उनका रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे तुम्हें इंडिविजुअल वेव्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा ना, तो तुम यहाँ पे इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी सेम ले लेना, आई नोट ले लो, ठीक है। नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इंडिविजुअल इंटेंसिटीज, यू कैन ट्रीट देम एज इक्वल। सो लेट्स टेक इंडिविजुअली ईच वेव हैज इंटेंसिटी आई नॉट, एंड देन यू कैन स्टार्ट कर लो। पहले पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। Nothing is mentioned, so that you have to assume that both have same intensity I naught। दोनों स्लिट, दोनों सोर्सेस से इंटेंसिटीज आई नॉट लेके चलो। एक बार फेज डिफरेंस 0 है तो पार्ट डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 आएगा। इसको आई डैश ले लो। दिस विल बी 4 आई नॉट, है ना? व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 I0, हम्म, 2I0। पाई बाय 2।
चलो हाँ इंटेंसिटी आ रही थी यार। डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय टू पाई, ये यूज करोगे ना, पाई बाय टू हो गया। हाँ तो आई डबल डैश ले लो इसको, आई नॉट टू आई नॉट कॉस पाई बाय टू, तो टू आई नॉट हो जाएगा। सो द रेशियो वुड बी टू टू वन। This is question 33 from your assignment. Question 57 of your assignment लिखो, ये question 57 assignment का। Find the ratio of resultant, find the ratio of resultant intensities, find the ratio of the resultant intensities when two light waves, when two light waves of intensities I and 4i, and two light waves of intensities I and 4i interfere having phase difference pi by 3, having phase difference pi by 3 to the resultant intensity, to the resultant intensity when these waves are incoherent. दोबारा बोल रहा हूँ, find the ratio of resultant intensities when the two light waves of intensities I and 4i interfere having a phase difference of pi by 3 to that when the waves are incoherent. पहले केस में वेव्स कोहेरेंट है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है। सेकंड केस में वेव्स इनकोहेरेंट है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है। फेज डिफरेंस दोनों केसेस में पाई बाय 3 दे रखा है। पहले केस में सिर्फ डिफरेंस ये है कि कोहेरेंट सोर्सेस हैं, दूसरे में इनकोहेरेंट है। इस बार इंटेंसिटी सेम नहीं है। अगर मैंने I1 को I ले लिया, I2 को आई टेक एज 4i। फेज डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा है तो नीड नॉट कन्वर्ट इट। इंटेंसिटी निकाल लो, आई डैश। कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज में सेम फॉर्मूला लग जाता है। आई 4i cos pi by 3।
कॉस 60 कितना हो गया? कितना आंसर आ गया? तो जब दोनों कोहेरेंट सोर्सेस थे, इंटेंसिटी रिजल्टेंट 7i आ रही है। अब अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट होंगे तो फेज डिफरेंस कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला में। when the sources are incoherent, जब सोर्सेज इनकोहेरेंट होंगे फिर क्या होगा? इनकोहेरेंट सोर्स में इंटेंसिटी सिंपली एड अप, उसको आई डबल डैश ले लो। दिस क्वेश्चन वाज 57 ना, असाइनमेंट का। तो आंसर इज 7:5 is the answer. ठीक है। हो गया मनन? यस सर। YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले इसका पूरा डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में था सीबीएसई में, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता था। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। जब स्क्रीन पे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है, फिर डार्क फ्रिंज नजर आती है, डार्क बैंड नजर आता है, फिर वाइट फ्रिंज नजर आती है, फिर डार्क, इस तरह से बनती है, अधिक ऑल्टरनेट होती है फ्रिंजेस। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, और उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। There used to be a question that derive the formula for fringe width. फ्रिंज विड्थ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड्स और टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स, दोनों सेम आता है, ये इक्वल आता है। आईएससी का फाइंड आउट, मेरे पास सिलेबस है कि ये डेरिवेशन भी कोर्स में है या नहीं है। तो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दूं पहले। सर हाँ, तो इसका डेरिवेशन नहीं है बट एप्लीकेशन है सर। यस एप्लीकेशन है, तुम्हारा न्यूमेरिकल आया हुआ है। ओके। हम फॉर्मूले सारे करेंगे इसके। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है यहाँ पे, और सिंगल स्लिट, उसके बाद दो दो स्लिट्स होती हैं सेकंड कार्डबोर्ड में, उसको बोलते हैं डबल स्लिट, इसीलिए इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, वन कलर वन वेवलेंथ, इसको हमने कोहेरेंट बनाने के लिए दो सोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया। काफी दूर पे स्क्रीन होती है, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द डबल स्लिट। डबल स्लिट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर्स में होता है, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी इज मीटर्स, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर टाइप्स।
जबकि स्मॉल डी बहुत छोटा होता है। When we come consider some point on the screen P, एक वेव यहां से ट्रैवल करेगी, दूसरी वेव यहां से ट्रैवल करेगी। इनिशियली दोनों कोहेरेंट हैं, दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन ये वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो एज अ रिजल्ट सम काइंड ऑफ पाथ डिफरेंस विल बी देयर। वो पाथ डिफरेंस कितना होगा? पहली वाली वेव ने कितना ट्रैवल किया, ज्यादा कितने किया, एस, सेकेंड वेव ने, इसने ज्यादा ट्रैवल किया S2P, इसने कम ट्रैवल किया S1P। तो ये पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे इसका, और ये पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा आएगा तो P वुड बी ब्राइट, और अगर ये पाथ डिफरेंस आएगा 2n-1 λ/2, देन P वुड बी डार्क, डार्क पॉइंट और डार्क बैंड। तो ये सारा हम अगली क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास में कर लेंगे। मीनवाइल तुम जो आज किया उसको रिवाइज कर लेना, जो भी लर्निंग वाला पोर्शन उसको लर्न कर लो, खत्म करो उसको किस्सा। हम्म, हाँ कर ही लिया हमने। करा है, कर लेंगे इसको सिंपल से। सो नेक्स्ट क्लास में डू दिस, ठीक है? एंडिंग द क्लास, अगस्त से नेक्स्ट क्लास में तुम आओगे ऑफलाइन? यस सर। ऑल राइट, थैंक यू सर। बाय ओके सर। बाय। थैंक यू। बाय।